हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये बेसिकली फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। देखो, मॉडर्नाइजेशन बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, जब कोई चीज़ अंडर डेवलप हो, ठीक है, और वो डेवलप्ड होने लगे विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी और रेशनल थॉट्स, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह, ये सब पीक पर हो। ठीक है, तो मॉडर्निटी का फेज आ जाता है। जैसे मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस, सम ऑफ द चेंजेस कंबाइंस टू कन्वर्ट एन एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड कंट्री टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। जब देखो डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी हो जाएगी। तो अगर आप मैं बात करूँ आपसे 18th सेंचुरी में, तो क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। ये कब आया, जब रेशनल लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगी। ठीक है ठीक है, जब अगर आप जानते हो कि सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट कैसे चालू हुआ था, तो उसके इनिशियल फेज की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्लियर हुआ? तो मॉडर्नाइजेशन आपको समझ में आ गया कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। ठीक है, जब भी आप आधुनिक सुविधाओं का यूज़ करोगे, आधुनिक सुविधाएं आ जाएंगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, आपका मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशंस बाय कुछ डेफिनेशंस जैसे कि मिस्टर के ने दी थी, कृष्ण कुमार ने। ठीक है, अब कृष्ण कुमार भाई साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब रूरल, ठीक है, एग्रीकल्चर और जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वो जब चेंज हो जाएं, फेस चेंज हो जाए, किसमें, सेकुलर सोसाइटी हो जाए, अर्बन सोसाइटी हो जाए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आ जाएं, फिर आपका जो अर्बन सोसाइटी हो जाए, इंडस्ट्रीज आ जाए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, तो ठीक है, जब ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा रूरल टू सेकुलर वाले में, या ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपकी मॉडर्नाइजेशन एज पर के। ठीक है, फिर जो डी लर्नर है, ठीक है, डी लर्नर अपनी ऑथर जो एक किताब है उसमें लिखते हैं द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी में मॉडर्नाइजिंग ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो 5 तरीके हैं, 5 फैक्टर्स हैं मॉडर्नाइजेशन के, वो ये बताते हैं। तो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें आ जाएगा आपका अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड स्किल्ड मैन पावर। जब ये 5 चीज़ें होंगी तो आपका क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा। क्लियर हुआ? कृष्ण कुमार कहते हैं कि जब जो रूरल है, एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जैसे सेकुलर हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई, तो तब क्या होगा, तब वो मॉडर्न सोसाइटी कहलाएगी। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट बेसिकली एक बहुत ज़्यादा प्लान्ड टर्म है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली है क्या कि ये सोशल सोसाइटी में क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एप्लीकेशन होता है, जैसे कि मानो साइंटिफिक नॉलेज का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो सकता है, एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है, ठीक है, स्पेस की फील्ड में हो सकता है, एटसेट्रा, किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट हो सकता है, वो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी ऑफ नॉलेज, इसकी वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो हमें जनरल व्यू में एज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं, बट इनिशियल स्टेज किसी भी चीज़ की होती है, वो होती है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। जब तक आप थ्योरी नहीं पता होगी तो जो है आपका प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट फुलफिल नहीं होगा। तो ये हो गया बेसिकली आपका डेवलपमेंट। अब बात करते हैं हम थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अब देखते हैं एवोल्यूशन बेसिकली क्या है। एवोल्यूशन को आप ऐसे समझो कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया था, दैट के स्पीशीज जो होती हैं इवॉल्व करती हैं। इवॉल्व कैसे करती हैं कि सिमिलर टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से करती हैं, थ्रू प्रोसेस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शंस के माध्यम से। ये उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया था। क्लियर है एवोल्यूशन का? ओके, ठीक है, तो अब जो इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया, चार्ल्स डार्विन में सर्टेन उन्होंने बताया था कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे होता है। इवोल्यूशन हो गया मतलब सर्टेन एक प्रोग्रेस, किसी चीज़ का इवॉल्व होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पौधा छोटा है, वो कैसे कैसे बड़ा होता है, एक ट्री बन जाता है, तो वो एक एवोल्यूशन हुआ ना उस पर्टिकुलर चीज़ का। ओके, अब इसके भी की थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अब बेसिकली किसका एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी में जो भी सोशल चेंज हो रहे हैं, मतलब समाज कैसे कैसे बदलता आ रहा है। अगर मैं कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक बेस है, उसकी वजह से सोसाइटी बदल रही है। जैसे कि एंशियंट टाइम में देखो तो लोगों के पास कुछ नहीं होता था, ठीक है, ग्रेजुअली इवॉल्व होते रहे, फिर आज टेक्नोलॉजी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, बट फिक्स एक सुपर स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर ही रहा, उसमें रहा, एक जो थे हैव्स एंड एक थे हैव नॉट्स। क्लियर? तो सोसाइटी इवॉल्व हुई ना एशियन टाइम से मॉडर्न टाइम में, तो बस उसी को देखना है हमें। ठीक है, अब अगस्त कॉन्टे जो है वो कैसे देखते हैं सोशोलॉजिकल चेंज को, वो कहते हैं कि भाई 3 स्टेजेस हैं, क्लासिकल एग्जांपल्स है सोशल एवोल्यूशन के। कौन कौन से? एक तो थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। क्लियर? थियोलॉजिकल स्टेट कौन सी हो गई आपकी? जिसमें कोई भी ऐसा फिनोमिना जो एक्सप्लेन करे कि गॉड या सुपरनेचुरल पावर ने करा है।
ठीक है, या सुपरनेचुरल फोर्स ने करा। तो थियोलॉजिकल कौन सी होगी, जैसे एग्जांपल समझो कि कोई भी महामारी आई तो वो क्या है, वो भगवान का पनिशमेंट है, भगवान ने, ईश्वर ने उसको हमें पनिश करा है वो ऐसी बीमारी दे के, ठीक है, थियोलॉजिकल हो गई, वो भगवान में बिलीव करे। मेटाफिजिकल स्टेज में हो गया कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, कुछ फोर्सेज होती हैं, जैसे वही डिजीज़ वो क्या है, वो नेचुरल है, किसी वाइटल फोर्स ने प्रेजेंट करा है, उसमें भगवान का जिक्र नहीं होता, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं कि भाई ये नेचुरल है ये चीज़, ठीक है। अब आता है साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन आप ऑब्जर्वेशंस पे देखते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ वो डिजीज़, ठीक है, आप देखते हो एक्सपेरिमेंट करके कि ये चीज़ आखिर हुई क्यों, ठीक है, थ्रू लॉज। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव होगा काफ़ी, ठीक है, इसमें पॉजिटिविज्म का यूज़ होगा, नेचुरल चीज़ होंगी, ठीक है। डिजीज़, जैसे डिजीज़ कॉज किससे होता है, बैक्टीरिया से हुआ होगा, ठीक है, या वायरस से हुआ होगा। तो ये आपको समझ में आया। इन्होंने बोला सोसाइटी इन 3 चीज़ों की वजह से इवॉल्व होती है, क्लियर। अब जो हर्बर्ट स्पेंसर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिंपल सी बात कि हमारी जो सोसाइटी है वो पहले कैसी थी, वो सिंपल थी, होमोजीनियस थी, जहाँ पे कॉन्शियसनेस सबकी थी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, ठीक है। और फिर अनडिफरेंशिएट, हम ज़्यादातर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, बट स्ट्रक्चर में फिर हम लेटर स्टेज में जब सोसाइटी इवॉल्व हुई तो कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है, हेट्रोजीनियस हो गई, हम उसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो इनका जो आइडिया था वो एसोसिएटेड था विद द आइडिया ऑफ सोशल डार्विनिज्म के उसमें, कि जैसे सोसाइटी जो इवॉल्व कर रही है, जैसे सोसाइटी को इन्होंने कैसे एक ऑर्गेनिज्म की तरह माना, और उस ऑर्गेन में हर एक पार्ट जो है फंक्शन करता है, उसी तरीके से सोसाइटी में जो जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, क्लियर। बट जो एंशियंट, ऐसे देख लो, किसी जो हमारी प्रिमिटिव या एंशियंट सोसाइटी थी उससे आज मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो जो पहले फंक्शंस कैसे थे बहुत सिंपल होते थे, अब जो फंक्शंस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए, करेक्ट। जैसे अब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हो गया है, कोडिंग वोडिंग, पहले ऐसी कुछ नहीं था, तो क्या हुआ, सोसाइटी ऐसे इवॉल्व कर रही है, क्लियर। इमाल डरखाइम कहते हैं, इमाल डरखाइम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले थी एक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी, और दूसरी थी कौन सी, आपकी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। अब मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या चेंजेस हुए, देखो मैकेनिकल हो गई जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ऑर्गेनिक सोसाइटी हो गई हमारी मॉडर्न सोसाइटी। अब जो एक इसको ऐसे देखो कि जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है उसमें क्या है, उसमें हमारी वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रहती थी, लोग एक साथ रहते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती थी, ठीक है। बट मॉडर्न सोसाइटी में कैसे हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गए, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, पहले भी था डिवीजन ऑफ लेबर लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया। तो सोसाइटी इनके पर्सपेक्टिव से इस तरीके से क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है। तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग टूवर्ड डिफरेंशिएटिंग इंटरडिपेंडेंस फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग मोरल डेंसिटी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट हो गए आपस में, फॉरल कंट्रोल हो गया एक दूसरे का, फॉर्मल सॉरी, ठीक है, और डिफरेंशिएट भी कर सकते हो आप इजीली। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का यही बता रहे हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसमें बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि जो आपकी सिंपल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि स्पेंसर और डर्कहाइम ने एम्प्लॉयड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टू इंडिकेट द सोसाइटी डेवलप more functions, it becomes structurally more complex. This concept was elaborated by Talcott Parsons। देखो, जो हमारी सिंपल सोसाइटी थी ना, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो कैसी थी, वो काफ़ी सिंपल थी, ठीक है। और वहाँ पे फंक्शंस कैसे होते थे, फंक्शंस वो होते थे, बहुत कम फंक्शंस होते थे। बट अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है, फंक्शंस कैसे हो गए, काफ़ी ज़्यादा हो गए, बहुत मोर हो गए, और काफ़ी स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गए, है ना, काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो गए, काफ़ी टेक्निकोलॉजिकली बढ़ गया है। और उस स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट भी हो गए हैं, जैसे इकोनॉमिक देखो तो इकोनॉमी के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट हो गया, एजुकेशन का एक अलग इंस्टीट्यूट हो गया, लॉज के लिए अलग इंस्टीट्यूट हो गया, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। और इसके अंदर तो और ज़्यादा इन डेप्थ में जाओगे तो आपको लॉ में भी स्पेसिफिक केस के लिए स्पेसिफिक लिखेगा, कॉर्पोरेट लॉज अलग मिलेंगे, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ अलग मिलेंगे, इकोनॉमी में भी अलग चीज़ें मिलेंगी आपको इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट्स में। तो वो यही कह रहे हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, और जो ट्रेडिशनल है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गई है। तो ये किसने कहा, ये टेलकॉट हमारे पार्सन भाई साहब ने बोला। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे सोशल स्टैटिक्स हर्बर्ट स्पेंसर ने, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी ऑगस्ट कॉम्टे ने, इकोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ये लेंस्की ने बोला, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिफ्यूजन की। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बेसिकली कुछ नहीं होता, जो आप ऐसे समझो कोई भी एक कल्चर है, उस कल्चर में कोई और सा कल्चर आके क्या कर रहा है, अपने जो उसके ट्रेड्स हैं वो इसमें मिक्स हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, कल डिफ्यूजन, थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में एग्जांपल से समझाऊं तो आपको आलू टिक्की मैकडोनल्ड का बर्गर, ठीक है, आलू टिक्की बर्गर यूएसए में चलता है, नहीं चलता, बट वहाँ बर्गर चलेगा, बट वहाँ पे बीफ होगा। तो कल्चर कैसा हो रहा है, मर्ज हो रहा है, हाँ, अब हम उनके ट्रेड्स ले रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं डिफ्यूजन के टाइप्स, ठीक है। डिफ्यूजन के टाइप्स कैसे हो गए, एक तो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो गया, इनडायरेक्ट डिफ्यूजन हो गया, और स्टिमुलस डिफ्यूजन हो गया। डायरेक्ट डिफ्यूजन कैसा हो गया, जैसे कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के से आके मर्ज हो रहा है,
ठीक है, क्लोज टू ईच अदर, और उसके जो ट्रेड्स हैं वो हम एक्वायर कर ले रहे हैं, जैसे इंटरमैरेज ट्रेड्स, इवन वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें क्या हम मर्ज कर रहे हैं। जैसे आपने स्पीशीज़ जो स्पाइसेस हैं उसका आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊँ कि आलू अपने यहाँ नहीं उगता था, बट आलू आया ना, गन पाउडर हमारे यहाँ नहीं आया था, कौन लेके आया, बाबर लेके आया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके यहाँ पास कल्चर में इन्वॉल्व हुई हुई चीज़ें। जैसे आलू टिक्की बर्गर, जीन्स, ठीक है। इनडायरेक्ट डिफ्यूजन में क्या हो गया, इनडायरेक्ट डिफ्यूजन में वो हो गया कि जैसे भाई थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी, आप पेपर का तो यूज़ कर रहे हो ना, पेपर कहाँ डेवलप हो रहा है, पेपर डेवलप हो रहा है चाइना में, वो चीज़ प्रोसेस तो आप लेके आए ना, आपको उसका यूज़ करना चालू करा, सबसे पहले तो चाइना में यूज़ होता था पेपर, ठीक है। तो वो हो गया इनडायरेक्ट, अकर थ्रू अ थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट, सच एज व्हेन एन आर्टिफैक्ट और आइडियाज पास थ्रू द फर्स्ट कल्चर टू द थर्ड कल्चर वाया सेकेंडरी कल्चर। जैसे आप सिंपल से मांगो, हमारा जो कल्चर था, ठीक है, वो कैसे डेवलप हुआ, वो कैसे पास ऑन हुआ। जैसे हमने काफ़ी सारी टेक्नोमेट्री की चीज़ें थी, वो पास गई, पर्शियंस लेके गए, फिर उन्हें सऊदी अरेबिया वाले के पास चली गई, तो ये क्या हुआ, थर्ड पार्टी हुआ ना। बट ओरिजिनली तो हमारा था इंडिया का, तो ये हुआ थर्ड पार्टी। स्टिमुलस डिफ्यूजन में होता है कि आइडिया इंस्पायर्ड थ्रू लोकल और न्यू वर्जन्स, जैसे लोकल की कोई चीज़ें मॉडिफाइड वर्जन करके आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अकर व्हेन वन कल्चर इज अवेयर ऑफ द ट्रेड्स इनोवेशन इन द अनदर कल्चर बट डेवलप्स अ लोकलाइज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दैट ट्रेड। तो इसमें सिंपल सी बात है कि एक कल्चर है वो अवेयर है कि जो दूसरा कल्चर है उसमें कुछ चीज़ का इनोवेशन हो रहा है, बट उसी का आप डेवलपमेंट करके एक लोकलाइज्ड मार्केट में उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन बना दो, ठीक है। जैसे द इन्वेंशन ऑफ साइलिक राइटिंग सिस्टम बाय द चिरोकीज इन द ईस्ट 19th सेंचुरी वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉलेज ऑफ यूरोपियन अल्फाबेटिक राइटिंग। तो अल्फाबेटिक राइटिंग का बेसिकली इन्होंने क्या करा, एक सिलेक्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप करा, किसने, चिरोकी ने, 1900 सेंचुरी में। तो बेसिकली इनके यूज़ का उन्होंने, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी राइटिंग की, वो उन्होंने यूज़ करके अपना एक राइटिंग सिस्टम डेवलप करा। जैसे कि हमने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, रिटर्न है ना, बहुत जगहों से लिया, तो वही हो गया स्टिमुलस डिफ्यूजन। फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, रोजो की, एंड द नेचर ऑफ कल्चर, प्रोबेयो की, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, वैश्वीकरण, समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, जहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, वर्ल्ड जो है इंटरकनेक्टेड है, वो इंटरकनेक्टेड कैसे होगा, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, तो अलग अलग चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन आपस में कनेक्टेड है। ये इंक्रीजिंग होता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। फिर आप देखते हैं वर्ल्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आप डिपेंडेंसी से क्या समझते हो, जैसे ए पर्सन है और बी है, इसको ऐसे लो, ए कंट्री है, ठीक है, ए कंट्री एंड बी कंट्री, ठीक है। अब ये दोनों कंट्री कैसी हैं, नॉर्मल है, ठीक है। एक डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री में ले लो यूएसए, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी है, इंडिया ले लो। क्या इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है यूएसए पे, हाँ भाई, किसी कुछ कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। अगर आप जिस चैनल से आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो वो किस पे है, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए है, किसके लिए है, ठीक है, इंडिया के लिए वेलफेयर है, इंडिया इस पर डिपेंडेंट है। रीज़न भी क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा कस्टमर बेस इसी पे है इनका, ठीक है। साथ ही साथ जो जनरल पब्लिक है उनके यूटिलाइजेशन की चीज़ है, अगर आज बंद कर देते तो काफ़ी ज़्यादा क्योस बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ यूट्यूबर्स हैं, तो वो सारा इसी प्लेटफॉर्म पे तो चला रहे हैं अपना, ठीक है। ऐसे ही अलग रिसोर्सेज के चीप लेबर के लिए कौन डिपेंडेंट है, यूएसए डिपेंडेंट है। तो क्या हो गया, ये डिपेंडेंसी थ्योरी हो गई। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल हो, आप फैमिली में हो, आपकी फैमिली में फादर है, मदर है, आप हो, ठीक है। जब आप स्कूल जा रहे थे तो आप किस पे डिपेंड थे, आप अपने फादर पे डिपेंडेंट थे ना, खाने के लिए मदर पे डिपेंडेंट थे। तो ये लोग तो आपके देखभाल कर रहे थे, तो आप डिपेंडेंट हो। तो यहाँ रिच कौन हुआ, फादर मदर, आप कौन हुए, पुअर, ऐसे समझो। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी की। डिपेंडेंसी समझ में आ गई, ओके। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है, देखो, इसको समझाया कि ऐसे समझो कि रॉल प्रीवर्स ने इसको समझाया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था डिपेंडेंसी थ्योरी का 1950s में, ठीक है। और इसका प्रोमिनेंस जो काफ़ी ज़्यादा इनको महत्व मिला वो 1960-70s में मिला। होती क्या है ये थ्योरी, मानो कि एक रिच कंट्री है, ठीक है, और एक कंट्री है पुअर। अब जो रिच कंट्री है वो किस पर डिपेंड, रिच कंट्री जो है उस पर कौन डिपेंडेंट है, पुअर वाली कंट्री। क्यों डिपेंडेंट है, किस लिए, क्योंकि वो इसको सारा बहुत सारा पैसा देगा, कब देगा, लेबर के लिए, इस पर बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, है ना। तो ये हो गई पेरीफेरी, इसको हम कहेंगे पेरीफेरी। और ये हो गया हमारा कोर। तो कोर में कौन है, हमारी रिच कंट्रीज़, पेरीफेरी में कौन है, हमारी जो पुअर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये नेचुरली अंडर डेवलप्ड नहीं होती हैं, इनको ये रिच कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड बना के रखती हैं। तो कैसे, जैसे जो पेरीफेरी कंट्रीज़ हैं यानी पुअर जो कंट्रीज़ हैं, उनसे कोर कंट्रीज़ के पास क्या जा रहा है, रिसोर्सेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है। तो कोर कंट्री तो क्या बन रही है, और रिच बन रही है और वेल्दी बन रही है,
ठीक है। तो और जो पुअर कंट्री है वो आपको रिसोर्सेज रॉ मटेरियल फॉर्म में बेच देती है, यहाँ पे जाके वो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में बनता है और यहाँ पे आके आप ही को बेच दिया जाता है, तो आपको जो पैसा गया था वही पैसा घूम के उनके पास वापस आ गया। तो कुल मिला के आप वही देख लो, जो ब्रिटिश वाले कॉलोनियल टाइम पे इंडिया कर रही थी। तो जो कोर है वो हमेशा जो रिच वेल्दी रहेंगे, पुअर हमेशा पेरीफेरी वाले रहेंगे, और वो इसलिए रहेंगे पुअर कंट्रीज बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी किस पे है, रिच कंट्रीज पे है। क्लियर। तो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था, राउल प्रिश ने। अब इनके कुछ और थिंकर्स हैं जैसे ये सारे, ठीक है, इनको एक बार देख लेना, बट मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें से ज़्यादा आएगा, ये बहुत इन डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप ओवरव्यू ले लो, एक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये डिपेंडेंसी थ्योरी। अब वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। अब ये वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस क्या है, ये दिया था आपका इमैनुअल वॉलस्टीन ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसी चीज़ को आगे और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड है ना वो डिवाइडेड है हायरार्की में और इंटरकनेक्टेड जोन्स में। जैसे वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस में इन्होंने बोला कि एक तो कोर होगा, ऊपर आपका होगा सेमी पेरिफेरी, और सबसे ऊपर होगा आपका पेरिफेरी। मतलब कोर में तो आपकी वेल्दी कंट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आ गए। पेरिफेरी में आके पुअर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि लेस डेवलप होंगी। ठीक है, और सेमी पेरिफेरी में नेशंस आ गए जो आपके मिक्स्ड हैं, ना तो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं ना बहुत ज़्यादा पुअर हैं। ठीक है, ये एज अ बफर की तरह काम करेंगे। क्लियर, बिटवीन बोथ। समझ में आया। तो बस यही है जो पॉल ने बताया, वो कोर और पेरीफेरी का बताया, और जो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस में था कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी लोग। अब बात करते हैं हम सोशल मोबिलिटी की। अब भाई सोशल मोबिलिटी क्या है, देखो सोशल मोबिलिटी को ऐसे समझो, मीन्स मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर सोशल पोजीशन। कैसे भाई, आप देखो कास्ट है और एक क्लास है। कास्ट तो आप ऐसे देख लो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या इसमें सोशल मोबिलिटी हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं। एक बार जो आप, ये तो वो है ना एस्क्राइब्ड वाली, जहाँ पैदा होगा वही रहेगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते कास्ट में, तो इसमें मोबिलिटी हो गई जीरो। क्लास में क्या हो गया, ये आपके मेरिट के बेस पे होता है। भाई आप अगर मान लो सबसे अमीर बनने की लिस्ट में हो, तो आप हो सकता है 1 2 3 पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे हो, बट आपने और ज़्यादा पैसे कमा लिए तो फर्स्ट पे पहुंच जाओगे, तो क्या हो गया, क्लास हो गई। क्लियर। तो क्लास और कास्ट में समझ में आया। तो सोशल मोबिलिटी वही हो गई कि आप एक इंडिविजुअल की पोजीशन, ठीक है, या किसी ग्रुप की पोजीशन बॉटम में है और वो सोशल पोजीशन को चेंज करके एक अनदर लेवल पे जा रहा है, या फिर टॉप लेवल पे है उससे नीचे आ रहा है, तो इसे कहते हैं सोशल मोबिलिटी। ठीक है, जैसे कि एक फार्मर का बच्चा आईएएस बन गया तो उसे कहेंगे अपवर्ड मोबिलिटी। वेल्दी बिजनेस फैमिली बिकम पुअर तो उसे कहेंगे डाउनवर्ड मोबिलिटी। अब मोबिलिटी के 3 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। एक तो हो गया हमारा वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी में क्या होता है कि आप, एक कोई क्लर्क है, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अपवर्ड में क्या हो गया, क्लर्क जो हो गया वो आईएएस ऑफिसर बन गया। डाउनवर्ड में क्या हो गया कि एक ऑफिसर है वो अनएम्प्लॉयड हो गया, तो ये हो गया कोई वर्टिकल मोबिलिटी। फिर होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फिर होती है आपकी इंटर जनरेशनल, फिर होती है आपकी इंट्रा जनरेशनल, और लास्ट में होती है आपकी स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। हम इनको देखते हैं। तो वर्टिकल आप समझ गए। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल में बेसिकली क्या होगा कि एग्जांपल से समझो कि एक टीचर ए स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वही टीचर जाके बी स्कूल में वही टीचर बन गया, तो ये क्या हो गई, टीचर तो टीचर ही रहा, पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है, बट स्कूल चेंज हो गया, तो वो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। क्लियर। फिर होती है आपकी इंटर जनरेशनल। इंटर जनरेशनल में क्या होता है, इंटर जनरेशनल में इसमें हो गया कि जैसे चेंज बिटवीन द जनरेशंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाए इंट्रा जनरेशन में, इंट्रा बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो इंट्रा जनरेशन में क्या हो गया, सॉरी इंटर जनरेशनल ईआर। तो इंटर जनरेशनल में क्या हो गया, जनरेशनल चेंज। ठीक है, अब जैसे कि फार्मर है, फादर जो हैं वो क्या है, फार्मर हैं, और सन जाके आगे जाके क्या बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया या इंजीनियर बन गया, तो ये क्या हो गया, इंटर जनरेशनल। मतलब जनरेशन में चेंज हो रहा है, जनरेशन में मोबिलिटी हो रही है, पहले फार्मर था फिर सन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर बात आती है इंट्रा जनरेशनल की। ठीक है, इंट्रा जनरेशनल में क्या हो गया, ये देखो यहाँ लिखा होगा, हाँ ये रहा। इंटर जनरेशनल में क्या हो गया कि इसमें क्या है कि सेम पर्सन लाइफ टाइम, जैसे कि मानो कि एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल में कैसे चेंज हो रहा है, पहले वो पुअर था और अपने ही जनरेशन में आगे जाके वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, काफ़ी रिच हो गया। क्लियर। तो उसे कहेंगे इंट्रा जनरेशनल। फिर स्ट्रक्चरल मोबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी में क्या होगा, चेंज ड्यू टू इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि मतलब ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स टू न्यू मिडिल क्लास जॉब्स, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक या सोशल रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। तो मतलब पूरे जो मिडिल क्लास है उनके लिए एक जॉब क्रिएट आई आईटी सेक्टर में, और उसने क्या करा, सोशल मोबिलिटी कर दी या सोशल इकोनॉमिक
क्या करा, इकोनॉमिक जो है रिस्ट्रक्चरिंग कर दी। क्लियर हुआ इतनी चीज़। तो ये आपकी 5 टाइप की क्या है, जो है सोशल मोबिलिटी के टाइप्स हैं। अब सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज। सोशल मोबिलिटी इज बोथ अ रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज, अ कॉज ऑफ सोशल चेंज। कैसे? क्लियर। तो ये जो रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज, जो कॉजेज ऑफ सोशल चेंज है, आपको पता होंगे कि कैसे हो रहे हैं। या तो वो इकोनॉमिक बेसिस पे हो सकते हैं उसके कॉज, या कल्चरल बेसिस पे हो सकता है, या सोशियोलॉजिकल बेसिस पे हो सकता है, या टेक्नोलॉजिकल के बेसिस पे। कोई भी कॉज हो सकता है, उससे सोशल मोबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और इनकी वजह से अगर जॉब्स जनरेट होने लगे तो क्या हम उसे कहते हैं कि सोशल सोसाइटी में सर्टेन मोबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्लास के फॉर्म में मोबिलिटी आएगी। एक इंडिविजुअल गरीब है तो वो रिच हो सकता है, ठीक है। फार्मर का बेटा आईएएस बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है। तो ये क्या हो गया, सोशल मोबिलिटी हो गई ड्यू टू सोशल कॉजेज ऑफ सोशल चेंज। फिर इसके फैक्टर दैट इंक्रीज मोबिलिटी। अब इंक्रीज मोबिलिटी आपको सीधी सी बात है कि मेरे को अगर रिच बनना है तो मेरे को स्किल चाहिए होंगी, स्किल के लिए मेरे को ज्ञान चाहिए होगा, नॉलेज चाहिए होगी, एजुकेशन चाहिए होगा। अगर इंडस्ट्री में कर रहा हूँ तो मेरे को टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड मेरे को करनी चाहिए। तो एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेमोक्रेसी, रिजर्वेशन एंड वेलफेयर पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन, दीज आर द फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं हमारी सोशल मोबिलिटी में। अब थिंकर्स के कुछ पर्सपेक्टिव दे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरोकिन ने बोला, देखो सोरोकिन ने बोला, वो एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी न दी थी। तो ये तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर इन्होंने क्लासिकल थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी पे बात करी है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मोबिलिटी एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी। जो हर सोसाइटी में मोबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नो सोसाइटी इज कम्प्लीटली ओपन और कम्प्लीटली क्लोज। क्लियर। तो कोई भी सोसाइटी ना तो बहुत ज़्यादा ओपन है ना बहुत ज़्यादा क्लोज है। इन्होंने बोला कि दो टाइप की जो क्या होती है सोशल मोबिलिटी होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हम पढ़ चुके हैं। वर्टिकल कैसी हो गई, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और हॉरिजॉन्टल कैसी हो गई, टीचर से एक टीचर दूसरे स्कूल में या टीचर बनने, ठीक है। तो सेम ही हो गया। तो सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर। तो वही सेम चीज़ इन्होंने बोली। फिर बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, जो कि मैंने इनिशियल में बताया था क्लास मोबिलिटी पे, ठीक है। जिसमें एक तो हैव्स नॉट्स और हैव्स और हैव नॉट्स, ठीक है। जिससे हम कहते हैं बुर्गेजीज और प्रोलिटेरिएट। तो एक हैव्स जिनके पास है वो ओनर हो गए, जिनके पास नहीं है वो हैव नॉट हो गए। तो इससे क्या क्लास में चेंज आता है? हाँ भाई चेंज आता है। जिसके पास हैव्स हैं मतलब जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब जो ओनर्स हैं, वो तो टॉप पे ही आएंगे ना, वो तो रिच रहेंगे। और जो पुअर कौन रहेगा, जो वर्कर्स होंगे। क्लियर। तो इकोनॉमिक बेसिस पे ये हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लास में मोबिलिटी। अब ये बंदा क्या करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, एजुकेशन ले, टेक्नोलॉजी के स्किल्स सीखे, तो वो उसको हो सकता है वो ग्रेड ए में पहुंच जाए, उसको डायरेक्टर बना दिया जाए उस कंपनी का, उसका सुपरवाइजर बना दिया जाए, कुछ टेक्निकल फील्ड में डाल दिया जाए। तो क्या हो गया, उसका सोशल मोबिलिटी हुई कि नहीं हुई? अब उसका फैक्टर क्या रहे, वही जो हमने पढ़े थे अभी, एजुकेशन वगैरह। तो रियल मोबिलिटी इज डिफिकल्ट इन कैपिटलिज्म। कैपिटल में डिफिकल्ट है। जो पुअर्स हैं वो पुअर्स ही रहेंगे अनटिल एंड अनलेस इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड ना हो, जो कि मैंने आपको बताया जो की फैक्टर्स हैं मोबिलिटी के। वर्कर रिमेन वर्कर ड्यू टू एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन की वजह से वर्कर रहते हैं, सही बात है, क्योंकि उनका इतना एक्सप्लोटेशन कर दिया जाता है, रिसोर्सेज से उनको दिया नहीं जाता है, एलियनेशन हो जाता है। एलियनेशन आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, नहीं पता तो आप मेरा वीडियो लेक्चर जाके देख लेना, कार्ल मार्क्स का मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ट्रू मोबिलिटी विल कम ओनली आफ्टर क्लासलेस सोसाइटी, मतलब कम्युनिज्म। उन्होंने वो कई सारी चीज़ें बताई, एंशियंट बताई, जिसमें सर्फ और ठीक है थे, स्लेव्स थे। फिर आगे आती है मॉडर्न वाली, फिर आपकी कॉन्टेम्प्रेरी, फिर जिसमें कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आती है आपको जो पूरा सोशलिज्म लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिज्म वाले रास्ते पे चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैक्स वेबर ने क्या बोला सोशल मोबिलिटी के लिए? मैक्स वेबर ने बोला भाई इनने 3 चीज़ों में देखा, क्लास, स्टेटस एंड पावर, ठीक है। तो इन्होंने बताया सिंपल सी बात, इन्होंने बोला कि भाई जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो इकोनॉमिकली अपवर्ड हो सकता है बट रिमेन लो इन सोशल स्टेटस। उन्होंने ये चीज़ बोल दी। तो कैसे बोली, इकोनॉमिकली अपवर्ड तो हो सकता है भाई, पैसे आप कमा लो, आप क्या कर सकते हो, लेकिन आप तो उसमें पहुंच जाओगे, आप मतलब एक हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। बट उसका स्टेटस लो भी हो सकता है, जैसे कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल ने क्या कर दिया, पैसे तो अच्छे खासे कमा लिए, पैसा हो गया, बट जो उसका सोशल स्टेटस से बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो ये क्या हो गया कि जो सोशल मोबिलिटी है सिर्फ इकोनॉमिक पोजीशन पे ही नहीं, सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखते हैं हम उनका, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है सोशल मोबिलिटी उन चीज़ों में हो सकती है, क्लास, स्टेटस, पावर में। क्लियर। अरे स्टेटा विथ लो कास्ट, क्लियर, रे स्टेटा विथ लो कास्ट स्टेटस। तो ये क्या हो गया हमारा मोबिलिटी वाला फैक्टर। क्लियर। फिर एम श्रीनिवास ने क्या बोला, देखो श्रीनिवास सीधे सी बात करते हैं संस्कृताइजेशन की, जब भी ये आए इसको आपको पता होना चाहिए। संस्कृताइजेशन हो गया ट्रू, मतलब किसी जो आपसे ऊपर वाले लोग हैं, ऊपर वाले कास्ट वाले हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये क्या, इनकी चीज़ें अगर क्या करने लगे, इनकलकेट करने लगे, इनकी जो ट्रेड्स हैं वो अपने अंदर लेने लगे। अब इनकी जो जैसे लैंग्वेज है संस्कृत, तो अगर इसको एक्वायर करने लगे तो क्या होगा, उसे हम रेफरेंस ग्रुप को
ये इनके रेफरेंस ग्रुप हो गया जो ब्राह्मण्स हैं, और जो शूद्र अगर इनको कॉपी करना चाह रहा है तो वो इसका रेफरेंस ग्रुप हो गया, और इसी की जो कल्चरल ट्रेट्स है वो आप अपने अंदर इनकलकेट करने लगो तो उसी कहते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, जब लोअर कास्ट एडॉप्ट करते हैं अपर कास्ट की लाइफ स्टाइल, रिचुअल, कस्टम, प्रैक्टिसेस टू रेज सोशल स्टेटस। ठीक है, तो आप समझ गए इसे कहते हैं संस्कृताइजेशन। बैकवर्ड कास्ट एडॉप्टिंग ब्राह्मण फूड हैबिट्स या रिचुअल्स, तो उसे क्या कहेंगे हम, संस्कृताइजेशन। ऑल्सो स्पोक अबाउट वेस्टर्नाइजेशन, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सोशल मोबिलिटी का पार्ट है। आंध्र बेते बात करते हैं इक्वालिटी एंड मोबिलिटी में। आंध्र बेते कहते हैं कास्ट, क्लास एंड पावर इन इंडियन विलेज। ठीक है, ही सेड मॉडर्न इंडियन शोज इंक्रीजिंग क्लास बेस्ड मोबिलिटी rather देन कास्ट बेस्ड मोबिलिटी। तो कास्ट में तो वैसे भी मोबिलिटी होती ही नहीं है, ठीक है, बट क्लास बेस्ड मोबिलिटी पॉसिबल है। और उन्होंने कहा ये तो मॉडर्न सोसाइटी में देखने को मिल रही है, बट कास्ट स्टिल अफेक्ट्स लाइफ चांसेस। कास्ट जो है कई बार इनके लाइफ चांसेस को इम्पैक्ट कर देती है, बट आज की कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल कम है, बिकॉज रीजन बीइंग रिजर्वेशन। जो लोअर कास्ट के हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो क्लास में अपना क्या कर लेते हैं, स्टेटस डेवलप कर लेते हैं, बट कास्ट बेस पे जो है वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। फिर सोशल मोबिलिटी इन इंडिया में बात करते हैं, तो सोशल मोबिलिटी इन इंडिया, तो आप सीधी सी बात है, देखो कास्ट बेस्ड क्लोज सिस्टम है जहाँ पे कभी भी मोबिलिटी नहीं होती, वेरी लिटिल मोबिलिटी, बहुत कम होगी। ठीक है, बट टुडेज ओपन सिस्टम हो गया। अगर एजुकेशन है, आप पे अर्बन जॉब रिजर्वेशन है, आईटी सर्विसेज सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, इन सब पे आपको जो है फैक्टर्स ऐसे हैं जो ओपन सिस्टम है जिसके माध्यम से आप अपने क्या है सोशल मोबिलिटी हो सकती है, क्लास मोबिलिटी हो सकती है। फिर एग्जाम्पल जैसे दलित IAS ऑफिसर, जैसे मानो कि अभी टीना दावी थी 2016 में IAS बनी। ठीक है, अब वो कौन थी, वो एससी कम्युनिटी से आती थी। ठीक है, अब अब वो एससी कम्युनिटी से आती थी, बट पता है वो उसके जो पेरेंट्स हैं, एक IAS है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, और एक शायद एक एक IAS ही है, या दोनों IAS है, मतलब हैं एक ग्रेड A की सर्विसेज में। ठीक है, और फिर ये IAS बन गई, रिजर्वेशन मिल गया इसको, तो ठीक है, तो ये भी IAS हो गई। ठीक है, तो क्या इनका क्लास तो स्टेटस क्या हुआ, डेवलप ही हुआ ना, बड़ा स्टेट, बट जो कास्ट बेस में हुआ वो मोबिलिटी हुई नहीं। ठीक है, तो रिजर्वेशन तो मिल रहा है, बट रिजर्वेशन को मिलना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्रीमी लेयर में आते हैं, बट हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि मिल रहा है। रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए बनाया गया था जो भी अंडर प्रिविलेज है उनको रिजर्वेशन दिया जाए, और वो अपने जो उनके साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, जो कोर्ट का जजमेंट है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ठीक है, सिंपल सी ये लाइन लिखिए, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो उसमें सारे ही लोग आ जाते हैं और उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब वो जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके माध्यम से जो फिर बाद में, ठीक है, एक और रिपोर्ट आई, उसके बाद कमिटीज़ बैठी, उन्होंने बोला कि जो भाई जिनके ऐसे लोग हैं जो एक अपर क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। फिर ये वार्तालाप चलती रही, हम इसमें नहीं जाएंगे, अलग है, फिर कभी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे एक स्पेसिफिक टॉपिक लेके। बट फिलहाल अभी इतना समझो कि ये जो है हमारा सोशल मोबिलिटी, ये जो करंट के टाइम पे कॉन्टेम्प्रेरी में ओपन सिस्टम है। अब अगर एजुकेशन, अर्बन जॉब रिजर्वेशन, IT और ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपका सोशल मोबिलिटी पॉसिबल। सो वुमेन एंटर्स कॉर्पोरेट लीडरशिप, जी हाँ, विलेज स्टूडेंट इन IITs, बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, सोशल मोबिलिटी हो रही है। ठीक है, सोसाइटी में मोबिलिटी हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। ठीक है, ये चैप्टर 4 था हमारा, ये हमने कंप्लीट करा है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारे 2-3 लेक्चर में और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।